फहद भाई के साथ फिल्म करना, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा सीन्स नहीं होंगे, लेकिन वो जितने भी सीन्स होंगे वो इम्पैक्टफुल होंगे। और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फहद भाई के साथ काम करना, ताबिश हाशमी, माहिरा खान, एक बड़ी कास्ट के साथ काम करना, तो फिल्म का एक्सपीरियंस अपना ही है। बाबर आजम जाने मैं परेशान हो गया, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैट्समैन है। पास एक शेबिर साहब भाई जरा द ग्रेट पाकिस्तान टाइम पास हम लोग बहुत कर रहे हैं। तो एक बंदे ने मुझे बोला कि बशर ये रिजवान तुम कर रहा, वो सीरियस था। अब मैंने कहा यार लाला अच्छा कर रहा, मैं कहा अच्छा कर रहा, फिर मैं कर रहा हूँ, अगर वो अच्छा है फिर वो मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कैसे होगा, हमें कौन देगा मौका। मेरे पास एक मैसेज आया कि चल तुझे हीरो बनाए। एक सीरीज बनी, एक थी लैला, इकरा जी उसमें लीड कर रही है और मुझे भी इक्वल किरदार करना है और इकरा जी के सामने खड़े होकर किरदार करना है। तो इकरा जी के साथ काम करने का मौका मिला और वो यासिर हुसैन भाई थे जो इस चीज को समझे। एक वो भी तो किस्सा हुआ था जब रिक्शे वाला कोई किस्सा हुआ था, उसने बीच रोड पर रिक्शा छोड़ दिया अपना और चलते रिक्शे पे गेंद आ गया। हाँ भाईजान, पिछले जो लोग हैं मेन रोड पे गाड़ी को वो हॉर्न दे रहे हैं, वो कह रहे हैं एक मिनट रुक जाओ यार, शाम भाई गए। अब वो कह रहे हैं कौन शाम है भाई। आजम खान क्विटा के साथ जो एसोसिएट है, वो ट्रायल ले रहे थे। अगली दिन उसने मेरी वक्की पे की सर, तो अब वक्की बचाना भी एक टास्क था। तो मैंने बचाई वक्की थी, तो वो स्टाइल ऐसा था कि जैसे फ्लिक मारी है मैंने बाखुदा। विराट कोहली वाला जो आपका इंसिडेंट था उसके बारे में बताया मुझे क्या। विराट भाई यूं आए और यूं गए, मैं सीढ़ियों में जाते हुए देख रहा हूँ और मुझे मुंह से अल्फाज तो नहीं निकल रहे, लेकिन रियलाइज हो रहा है कि वो मोमेंट चला गया है, अब वो नहीं हो सकता। मुझे काम कराते रहे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उनसे मैंने पूछा कुछ सैलरी नाम का कोई कॉन्सेप्ट आपके यहाँ कोई है, तो आपको 15,000 रुपए देंगे। मैं कहा ठीक है यार, 15,000 भी अगर आप दे देंगे आपकी मेहरबानी है। जब काम मिलता है तो मेरे जहन में भी खदशात आते हैं कि यार अभी तो हो रहा है, चला ना जाए यार। इससे पहले मैं 3 से 4 बार आपको पॉडकास्ट पे ऑलरेडी बुला चुका हूँ, राइट? एंड आपने मुझे कहा कि अभी वो टाइम नहीं आया कि मैं पॉडकास्ट करूँ, अभी वो टाइम नहीं आया कि मैं पॉडकास्ट करूँ। तो क्या अब वो टाइम आ गया जब आपने बोला है कि हाँ मुझे पॉडकास्ट करना है? निदान जी ऐसा है ना कि पॉडकास्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, उसके पल्ले कुछ तो होना चाहिए। अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर को बुलाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसके पास ऐसी फॉलोइंग हो, लॉयल फॉलोइंग के साथ साथ के लोग उसको सुन रहे हैं, अगर वो इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, एंटरटेन कर रहा है लोगों को, तो उसके पास नंबर्स हैं जो लोग शायद उसकी लाइफ से मुतल्लिक कुछ सुनना चाहें कि यार बैकएंड पे क्या चल रहा था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार वो फॉलोइंग अभी वो नहीं बन रही, शायद ग्रेजुअली बन रही है पर अभी बनी नहीं। टीवी का जो काम करना था वो हम कर तो रहे हैं, 3-4 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग भी हैं, लेकिन वो ऑन एयर नहीं हुए। तो वो किसी को परखने का मौका नहीं मिला, या किसी को प्यार करने का या नफरत करने का मौका नहीं मिला कि वो लाइफ में जाए और इंटरेस्ट ले। तो मुझे ये लगता था कि अभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे दूसरी बार जब आपसे सुनने को मिला, हमारे दोस्त बिलाल यूसुफजई ने कहा कि यार आ जाए आप, तो हम आ गए आपके पास, वैसी बातें करते हैं। बट नॉर्मली अब दिख भी रहा है उसामा भाई, स्क्रीन्स पे दिख रहा है। सिर्फ पहले तो आप सोशल मीडिया पे इतने इंगेजिंग हो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब वो चीज़ें सिनेमा में दिखना स्टार्ट हो गई हैं। एंड मुझे कुछ पता चला है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आपके लाइंड अप हुए हैं, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़, वो अफेक्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। जब से मैंने आग लगी बस्ती का ट्रेलर देखा है, तब से मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हमेशा सिर्फ सुना ही है और देखा है थिएटर में कि उसामा कितना अच्छा एक्टर है, ट्रेलर के अंदर अलग से चमक रहा है। ये आप ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी जो हमें लगता है ना कि बाज़-औक़ात बंदे को लगता है एक्टिंग कैसे होगी, और ख़ासकर मैं हमेशा से ये समझता हूँ, लोग कहते हैं कि यार अपने आप को डिग्रेड करते हो, मैं कहता हूँ नहीं यार, एक हर चीज़ की ना एक कैटेगरी है। मीडियोकर आदमी मीडियोकर ही होता है, लुक वाइज चीज़ें अलग निकल के सामने आती हैं, या किसी की अगर बिल्ड पे या कदो-कामत पे बात की जाए तो वो हमेशा से अलग होती है। और इंडस्ट्री में आज भी इस चीज़ को परखने का पैमाना मौजूद है कि यार तुम नहीं, यार रंगत का इशू है, हाइट, बाल, डायलेक्ट चीज़ें। सो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कैसे होगा, हमें कौन देगा मौका। फहद भाई के साथ फिल्म करना, वो एक मैं ये समझता हूँ कि जो थिएटर किया ना मंकी बिजनेस, जो मैं पहले करते हुए सोच रहा था यार किया जाए या नहीं किया जाए, उस थिएटर से उन्होंने बुलाया, एक किरदार में डाला। ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा सीन्स नहीं होंगे, लेकिन वो जितने भी सीन्स होंगे वो इम्पैक्टफुल होंगे। तो वो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली, या 2019 में जब पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली थी इशरत मेड इन चाइना में, तो वो टेलीविजन का ही एक तरह से डेब्यू था, और वो भी कंटेंट से जुड़ा था, ये भी लगभग कंटेंट से ही जुड़ा है। क्योंकि अदाकारी तो आपने 2-4 जगह देखी ना,
कंटेंट के जरिए आप लोगों के एल्गोरिथम में रोज जा रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो आप। कनेक्ट हो रहे हो, और लोगों को अंदाजा हो रहा है कि यार अगर ये बंदा 3-4 एक्शन कर रहा है या मुख्तलिफ तरह से चीज़ों को डिलीवर कर रहा है, तो किसी किरदार में अगर ढाला जाए तो कर जाएगा। हाँ तो वो अपॉर्चुनिटी एक मिलने की देर होती है, और फिर आपको उस अपॉर्चुनिटी पे फुल टॉस बनाकर छक्का मारना पड़ता है, अदरवाइज फिर आप आते हो और आप चले जाते हो। तो उम्मीद मुझे यही है कि इस प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ निकल के आएगा, और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फाद भाई के साथ काम करना, ताबिश हाशमी, मायरा खान, एक बड़ी कास्ट के साथ काम करना, और फिर फिल्म का एक्सपीरियंस अपने ही है। हाँ। तो वो बड़ा खूबसूरत एक सफर रहा। तो फहाद, ताबिश और मायरा खान वगैरह से तो वो तो बहुत नामवर लोग हैं जिनके साथ लोग काम कर चुके हैं, और जब काम करते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिलाल आतिफ जो डायरेक्टर है, उसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? बिकॉज आई हैव हर्ड दैट ही इज ब्रिलियंट। कमाल आदमी है वो। अब देखे ना, बिलाल आतिफ पहले ये कह रहे थे कि बिलाल आतिफ ने काम किया नबील भाई के साथ, हाँ। काम सीखा। अच्छा, बहुत से लोगों ने ट्रेलर देख के कहा कि यार ये उसी तरह का काम है। तो मैं कहता हूँ यार, अगर उस्ताद से सीखी हुई चीज़ अगर आपने एज इट इज कर भी दी है, कॉम्प्लीमेंट करती है उस चीज। ये तो ठीक है, उसके लिए भी अच्छी चीज़ है, उसके उस्ताद के लिए भी कॉम्प्लीमेंट है। पाकिस्तान इंडस्ट्री में ना, अब देखें, फिल्म मेकिंग तो बहुत तरक्की की है, लेकिन हमारे दोस्त बिलाल यूसुफ जी मुझे अक्सर बताते हैं कि यार देख, करना ये है कि आपको ना पब्लिक के अकॉर्डिंगली चीज़ बनानी है। आपकी पब्लिक क्या समझ रही है? धुरंधर की एग्जांपल वो लेते हैं, हम अक्सर यहाँ बैठ के बोलते हैं यार उसने क्या फिल्म बनाई है, ना सर है ना पैर है ना लियारी में को पंजाबी बोलता है, बिल्कुल। लेकिन उसने अपने टारगेट ऑडियंस तक जो बात पहुंचानी थी वो पहुंचा दी। मासेस के लिए फिल्म बनाई है। मासेस के लिए फिल्म है ना। तो इसका भी जो फॉर्मेट है, या बिलाल आतिफ ने, अगर मैं कहता हूँ नबील भाई से जो सीखी चीज़ें और वो इम्प्लीमेंट की उसको, तो वो एक तो स्क्रिप्ट इस तरह का लिखा गया कि जो पब्लिक को लगे हाँ यार कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, हाँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं किसी चीज़ का शिकार हो गए और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो ये उसी तरह का काम है, ना सिर्फ खूबसूरती से लिखी बल्कि हर किरदार के साथ वो शख्स बैठा, हाँ। उस पर काम किया, और जो उन्हें चाहिए था वो चीज़ को निकाला कि यार अगर उसामा भाई इसको ऐसा कर दें, अगर इस लहजे को थोड़ा और ऐसा कर दें, अगर ये पान खाएगा तो क्या होगा, अगर पान अब कम हो गया तो क्या होगा। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने कुछ उसने चीज़ उससे छोड़ी पहले बात किया, उसने उससे पहले बात की, 3-4 बैठकें हुई, उन्होंने कहा कि यार आप ये बोलें, आप ये बोलें, और ताकि उस लाइन जो आप 4-5 लोग बैठे वो सीन कर रहे हैं, वो जो गैप है वो ना क्रिएट हो, वो इम्पैक्ट ऐसे रहे कि जिस तरह आप थिएटर में एक आप देते हैं जो पैसिव कैरेक्टर देगा, तो एक्टिव कैरेक्टर जो एकदम पंच करता है तो वो लाफ्टर वहीं क्रिएट होता है। इतना सा भी गैप, तो वो बंदा इतना डिटेल में काम करता रहा और उसने प्रोजेक्ट निकाला, और बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत कम दिनों में बहुत शानदार चीज़ निकली भी है। दाद का मुस्तहिक इंसान है, जो कि ना सिर्फ मैं क्या दे सकता हूँ बल्कि पूरी इंडस्ट्री में मैंने देखा कि लोगों ने उसके लिए न सिर्फ स्टोरीज लगाई बल्कि प्यार दिया, और अब उम्मीद ये है कि जब चीज़ ऑन एयर होती है तो इस चीज़ का फल उन्हें और अच्छे से मिलेगा। लाइफ आपकी इंडिविजुअली और पर्सनली किस तरह चेंज हो रही है आफ्टर द ट्रेलर लॉन्च? बिकॉज आई हैव सीन पोस्टर्स पे भी आप हैं, एंड दूसरा ये कि जाहिर सी बात है आप अगर कंपेयर करें बिफोर दिस फिल्म एंड आफ्टर दिस फिल्म, अभी वो ईद पर रिलीज होगी, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ से? अच्छा, एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा से हाई होती हैं, कोई भी आप काम करें, तो ख्वाहिश ये है कि जब ये चीज़ ऑन एयर हो तो उसके बाद जो सिलसिला काम का है वो चल जाए, बन जाए। और अक्सर बंदे क्या करते हैं कि यार सिर्फ ये सोचते हैं कि यार मैंने अब काम कर लिया, एक पेरेंट्स आ गई, 2 पेरेंट्स आ गई, तो अब मेरा काम हो जाना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपने जो काम किया है क्या वो इतना इम्पैक्टफुल है, क्या वो मासेस को लुभा गया। आप कुछ देर के लिए अगर स्क्रीन पे आए, क्या आप उससे कनेक्ट हो पाए? अगर तो आप उनसे कनेक्ट हो पाए तो सर मुझे ऐसा लगता है दानिश भाई कि अब वो दौर आ गया है कि पब्लिक डिमांड पे क्रिकेट टीम सेलेक्ट होती है, पब्लिक डिमांड पे ही अदाकार सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल, ठीक है ना, उनको चाहिए वो बंदा, उन्होंने देखना है वो बंदा, सोशल मीडिया पे देखना है वो बंदा, उन्होंने टेलीविजन पे देखना है वो बंदा, वो प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले की जो लाइफ थी वो ऑन एंड ऑफ कोई काम मिल रहा था, हाँ। ड्रामा भी किया, थिएटर भी किया, हाँ। फिल्म भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एक बड़े पर्दे पे चीज़ एक रिलीज होनी है, बड़े लोग, बड़े कास्ट है, उस कहानी का अगर इम्पैक्ट, वो कहते हैं ना एक प्रोजेक्ट अगर हिट होता है तो उसके साथ सभी लोग हिट कहीं ना वो हाँ चल पड़ते हैं। बिल्कुल। बहती गंगा में हाथ धोने वाले बात, तो वो सिलसिला बन जाता है। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि जब ये चीज़ चले, और उसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि जो मैं ड्रामा कर रहा हूँ वो भी एक AR का प्रोजेक्ट है, एक बड़े डायरेक्टर का 47 भाई का, तो वो उनके भी सारे प्रोजेक्ट हिट रहते हैं। तो मेरी अब वो, आप ये कहें कि ख्वाहिश ये हो गई है कि यार बस एक बार 3-4 जगह स्क्रीन पे आ जाऊँ, हाँ। तो यार वो सिलसिला बन जाएगा काम का। और सच पूछे कि मशहूर हो जाना या लोगों का प्यार करना, वो तो वीडियोस से भी करते हैं, बिल्कुल। वो तो वीडियो से भी कर रहे हैं प्यार, लेकिन आप अगर अपने क्राफ्ट को लेके
आप वो चीज़ दिखा पाए हाँ। कि यार मैं एक्ट कर सकता हूँ, तो फिर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट में आपका किरदार आ ही जाता है। तो मेरी ख्वाहिश ये है, इससे पहले की लाइफ में देख रहा था स्टिल कि यार क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। इंसान के जहन में सोचे आती हैं, यार क्विट कर देना चाहिए, चलना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं एक्ट करता हूँ तो बहुत से दोस्तों की बैठक है, उसमें बहुत सबके जहनों में सवाल आते हैं कि यार क्यों कर, नहीं हो रहा। फिर सवाल, अच्छा चलते फिरते कोई यार वो नहीं भाई रंगत पे नहीं लेंगे, अच्छा ठीक है, ये बात आई एग्री कि यार आपको अपने आप को ना एक फिट तो रखना ही है ना। फिटनेस तो पहला एक उसूल है। हाँ। अब आप ऑन स्क्रीन आ रहे हैं यार, आप 6 एंगल से दिखना खड़े तो हैं, अच्छा है आप। दिखना तो अच्छा है, लेकिन आप रंगत, मुझे नहीं लगता कि यार आप रंगत पे या आप शक्ल पे आप वो कैटेगराइज करते हैं। दुनिया में हर जगह अदाकारी हो रही है। अगर आपको दोस्त का किरदार लेना है, तो किसके दोस्त सारे 6-6 फुट के खूबसूरत हैं बिल्कुल यार। ऐसे ही है। दोस्त तो हर तरह का हो सकता है, लेकिन हमें उस खूबसूरत बंदा ही दिखाना है स्क्रीन कि दोस्त भी खूबसूरत है, उसके अब्बू भी खूबसूरत थे, उसकी अम्मी भी खूबसूरत, वो सब लोग अच्छी क्रीम लगा के सोते थे, बाल उनके बेहतर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब जाके मुझे लगता है कि अवेयरनेस आ रही, जब अवेयरनेस आ रही है और हम जैसे लोगों को मौका मिल रहा है, तो अल्लाह करे हम अपने काम से जगह बना लें। तो मैं अपनी लाइफ को पहले से चेंज देखना चाहता हूँ, अल्लाह करे कैसा हो। जो आपकी पहली लाइफ थी, जहाँ पे मुझे लगता है कि आर्टिस्ट, खास तौर पे जो थिएटर आर्टिस्ट होता है, आई सीन, मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो थिएटर में हैं ऑलरेडी, वो इस चीज़ के लिए स्ट्राइव करते हैं कि हमें एक बिग ब्रेक मिले, और कहीं ना कहीं वो मेंटली तौर पे जो है ना परेशान होते रहते हैं। आर्ट्स काउंसिल में इतनी सारी एग्जांपल्स हैं उस चीज़ की, बट आपका सपोर्ट भी होता है जो आपकी फैमिली होती है, राइट? वो आपको उस चीज़ के थ्रू स्ट्राइव करवाती है कि नहीं, अभी सपोर्ट सिस्टम एक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। क्या वो सपोर्ट सिस्टम था आपकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली को लेके, बीवी को लेके, या पेरेंट्स को लेके? अच्छा, सपोर्ट आपने खुद ही कह दिया इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपके साथ ही कोई नहीं खड़ा, तो आप जो रोज़ टूटते हैं या रोज़ आप सोचते हैं कि यार नाउ इट्स टाइम टू क्विट, हाँ, वहाँ फिर एक हाथ आता है कि नहीं यार थोड़ा और। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने 3 साल पहले शादी कर ली, और जब शादी कर ली तो मुझे अब ये लगा कि यार अब ऑप्शन ये है कि क्योंकि मैंने सहाफ़त की 5-6 साल, सहाफ़त की, करियर सहाफ़त से आगाज़ कर लिया, डिग्री मीडिया साइंस की कर ली, लगा एंकर बनेंगे। और डिग्री आपने कहाँ से की? बहरीन यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद लगा एंकर पर्सन बनेंगे। घर वालों को लगा कि यार एंकर पर्सन अगर इसने कह दिया है तो बस अब अगले 1 महीने में ये एंकर बनना चाहिए, हाँ, न्यूज़ पे आएगा। अब ये न्यूज़ पे आएगा, अब ये खबरें पड़ेगा, अब बाकी को निकालो, अब हमारे बेटे को रखो। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये इतना आसान नहीं है, आप फील्ड रिपोर्टिंग करें, क्योंकि सहाफ़ी तो जुड़े ही फील्ड रिपोर्टिंग से। बिल्कुल। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, फील्ड रिपोर्टिंग करेंगे। तो मैं पहला इदारा एक जब ज्वाइन किया ना दानिश भाई, तो वो मुझे काम कराते रहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। उनसे मैंने पूछा कुछ सैलरी नाम का कोई कॉन्सेप्ट आपके यहाँ कोई है, ऐसा कोई चक्कर? शायद आपको लगता होगा यार जो बंदा आ रहा है उसको पैसे दे देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ यार, मतलब आप चूंकि अभी ट्रेनी रिपोर्टर है, हाँ, तो आपको 15,000 रुपये देंगे। मैं कहा ठीक है यार, 15,000 भी अगर आप दे देंगे आपकी मेहरबानी है, लेकिन कब देंगे वो? आप बस अभी आ जाएंगे, अभी ये आप अगले महीने काम करेंगे तो आ जाएंगे। मैं चूंकि एंकर बनना चाह रहा था, तो मैं अपनी शिफ्ट होती है ना 8 घंटे की, आप अगर 8 बजे चले गए तो आप ऑफ हो जाएगा। मैं उस शिफ्ट से हट के भी रिपोर्टिंग कर रहा था, उसमें गिर रही थी, इंक्रोचमेंट थी। स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करता था, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के साथ फिर मैं जनरल रिपोर्टिंग कर रहा था। इनकी बिल्डिंग्स गिर रही हैं जी, हम यहाँ खड़े मौजूद हैं जी, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो बिल्डिंग्स थी उन्हें मुनहदम किया जा रहा है, हाँ। और इसके बाद एक के बाद यक के बाद दीगरे चीज़ों का गिरने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिड़ियाघर के अहाते में, मेरे अकब में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस कार्रवाई के बाद KMC के साथ, तो मैं वो रोज़ाना रिपोर्ट कर रहा था, और रिपोर्ट करेगा शाबाश बेटा, वो तो शाबाश तो मिल रही थी, मिल कुछ नहीं रहा था, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं था, कोई फायदा नहीं था। 4-5 महीने के बाद सवाल खड़े होने लगे, यार क्या कर रहा है, ये क्या पढ़ लिया भाई? मैं कहा यार पढ़ी तो सहाफ़त थी, मुझे करनी है। और जब तक हम सहाफ़त में नहीं थे, सहाफ़त से ऐसे उरूज पे थी कि लाखों रुपए तनख्वाहें थी लोगों की, हम आए तो वो खत्म हो। तो मैंने वो करते करते मैंने उनसे बारहा कहा, लेकिन आज भी पहले इदारे में 3-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। जिन बंदों ने मुझे तनख्वाह देनी थी, मुझे पता लगा वो फौत हो, चैनल के मालिक का इंतकाल हो गया। मैंने कहा अल्लाह गरीब के रहमत करे। मैं डायरेक्टर न्यूज़ के पास जाने की कोशिश की थी, डायरेक्टर न्यूज़ साहब का भी इंतकाल होगा, तो फिर मैंने तैयार किया कि नहीं यार, अल्लाह ताला ने गरीब के रहमत करे, मुझे नहीं, तो मैं आगे चीज़ें चलता रहा। अच्छा, आप जहाँ जाओ वो ये कहता है कि यार ये एनालिसिस करना है, ये खबर पढ़नी है, ये चीज़ें करनी है, इस वक्त पैसे नहीं। तो पैसे हैं कब? पैसे नहीं, आप काम करें, पैसे नहीं है। और मैं करता चला गया, 15,000 रुपये,
25,000 रुपये, और 25,000 रुपये भी 2-3 दिन महीने में मिल रहे हैं, तो सवालिया निशान बहुत ज़्यादा खड़ा होना शुरू हो गए थे। मुझे वाकई एंकर बनना था, और ये एक्टिंग है, अदाकारी, इसका दिल में कहीं एक शौक था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जाते किस तरह यार, और मुझे क्यों लेंगे यार, क्यों कर लेंगे, मुझे क्यों लेंगे, मतलब मैं कर रहा हूँ, न्यूज़ करता रहूँगा। तो वो सिलसिला सर 4 से 5 साल चला। इसमें ARY, पब्लिक न्यूज़, GTV, डेली पाकिस्तान के 3 साल। डेली पाकिस्तान में जाके तो मैंने कई प्रोग्राम्स किए, वो मुसल्लह अफवाज के हों, वो किसी का इंटरव्यू करना हो, किसी सेलिब्रिटी से बात करनी हो, जो काम आ रहा है कर रहे हैं। जो काम आ रहा है मैं कर रहा हूँ। इस दौरान जो वीडियो बनानी शुरू की सिलसिला, जो मैंने एक दिन मुझे लगा कि यार मैं स्टेडियम में, हम श्रीलंका के साथ सीरीज़ कवर कर रहे थे, मैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 2019 का टाइम, और स्टेडियम की लाइट्स बंद हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली है, और हम देखते हैं कि टावर के सामने ना बहुत सारी एक वो जो मक्खियाँ नहीं आ जाती हैं, हाँ, तो वो आना शुरू हो गई। तो मैं, हमारा काम ये था रोज़ाना दोस्तों में बैठ के तफरी करना। उन्होंने कहा यार सामा को वीडियो बनाते हैं, तो मैंने वो वीडियो बनाई। वो वीडियो यूं किसी कुछ इस तरह से थी कि नमस्कार, आज के ऐतिहासिक रोमांचक और रापचिक एपिसोड में इस सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। अगर चैन से सोना चाहते हो तो अभी जाग जा। अब ये उनका जो अंदाज भारती का येलो जर्नलिज्म, ये वीडियो बनाई उसने, साथ साथ मोबाइल को ना स्केल करके अंदर आ जाए, पीछे चले जाए, अंदर आ जाए, तो उसने रात को अपलोड कर दी बताए बगैर, और वो सुबह मिलियन पे चली गई 2019 के अंदर। अगले दिन मैच था, मैच में बारिश हो गई, मैंने फिर वही तफरी बनाई, मेरे पास कोई पेज नहीं है, वो फिर मिलियन पे चली गई। वहां से जो एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ ना, वहां सहाफत चल रही थी, और सहाफत में कुछ भी नहीं मिल रहा था सर, कुछ भी नहीं मिल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्या करूं, यानी कि या तो आप थत्थे हो तो आपको वो नहीं स्क्रीन पे बिठा रहे, या आपको बोलना नहीं आ रहा है, आपके पास नॉलेज नहीं है। वो लोग चाहते ही नहीं थे कि किसी तरह बंदा निकले, और जो निकल जाता उसके पास पैसे नहीं है, तो आप ये सिलसिला नहीं कर सकते थे। तो वहां से मुहिब मिर्जा ने मुझे एक किरदार दिया, पहला इशरत मेड इन चाइना में सल्लू का, वो किरदार मिला। उसके बाद मेरी इंटरव्यू करते करते मुलाकात हुई एक शख्स से, यासिर हुसैन से, और मैंने उनका इंटरव्यू किया और उनके कान में ये बात डाली कि यासिर भाई मुझे अदाकारी करनी है, मुझे नहीं पता किस तरह मिलेगी, और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप कोई मौका दिलवा सकें, दे सकें तो आप दें। मैं देना चाहूंगा ऑडिशन, अगर मैं ऑडिशन में पास हुआ तो आप रख लीजिएगा, वरना आप भेज दीजिएगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे पुश करके जबरदस्ती कहेंगे यार लंगड़े बंदे से रेस करवा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सिलसिला इस तरह से स्विच होकर अदाकारी की तरफ था ये 19 में। और फिर एक दिन बकरा ईद के दिनों में आप जब मंडी जाते हैं तो कराची में कितनी ख्वारी है। तो पहली बार ऐसा था कि मैं जानवर लिए बगैर वापस आ गया, और पूरा दिन ख्वार होने के बाद आके मैं बैठा हूं अभी बिस्तर पे, और मैं सोच रहा हूं कि यार आज मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरे पास एक मैसेज आया कि चल तुझे हीरो बनाए। मैंने कहा हीरो बनाया, ये समझ नहीं है। मैंने कहा भाई क्या हीरो बनाने का मकसद ये था कि एक सीरीज बनी, एक थी लैला, इकरा जी उसमें लीड कर रही हैं, 4 बंदे हैं जिनका इक्वल रोल है, जिसमें फैसल कुरैशी कर रहे हैं, यासिर हुसैन कर रहे हैं, हसन भाई कर रहे हैं, और एक लड़का साद फारूक है। और मुझे भी इक्वल किरदार करना है और इकरा जी के सामने खड़े होकर किरदार करना है। और वो बंदा जो अपने आप को किरदारों में कहीं ना कहीं फिट दिख रहा था, किसी तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक दिन पॉकेट मार के भाग गया, किसी दिन शूल फिल्म में उसने आकर सुनाया कि सर खाने में यही है। तो मुझे लगा कि मैं भी इन्हीं किरदारों में, इसी के लिए मैं नहीं सोच रहा था कि सर कि मुझे कोई किसी खातून के सामने और उस बंदे को मैसेज आ जाए, हाँ ऐसा हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा। तो मैं सेट पे गया, तो आप यकीन करें मैं साथ बैठ के खाना खाते हुए भी जो हार्ट बीट है ना ऊपर आती थी कि यार वो स्टार लोग बैठे, मैं नहीं बैठ सकता, ये मुश्किल काम है। तो इकरा जी के साथ काम करने का मौका मिला, और वो यासिर हुसैन भाई थे जो इस चीज़ को समझे। उस वक्त काम करने के बाद हमारे कुछ सीन्स थे, उसमें एक थाने के अंदर सीन था। यासिर भाई को मुझे जो पहली पजीराई मिली अदाकारी में, वो उस सीन में मिली कि जहाँ थाने में वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, मैं चूंकि इकरा जी का मंगेतर होता हूँ, मुझे वो उठा के लाते हैं और सही कुटते हैं, ऊपर से फेंकते हैं बल्कि नीचे, और कुटने के बाद वो मुझसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। मैं रोते हुए कुछ लाइन्स बोलता हूँ, तो उनको वो लगा कि उस वक्त के यार हाँ अब कुछ हो सकता है। अच्छा, उसमें अब मुझे OST करने का मौका भी मिल रहा है। सर यकीन करें इस शक्ल से मुझे रोमांस भी करना मैं नहीं हो पा रहा है सर, नहीं हो पा रहा दानिश भाई। अब मैं मुस्कुराते हुए देख रहा हूं तो मेरे जहन में पिछली चीजें ही चल रही हैं कि नहीं यार ये क्या, किधर भाई के सामने वाला क्रीप आउट कहाँ बिठाया था। और मैं अपने पीछे मुड़ के, मैंने यूं देखा ना, जब मैं उस सीट पे बैठा था, मंगनी का सीन चल रहा था, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि यार बहुत से लोग खड़े हैं और बहुत से गुड लुकिंग लोग खड़े हैं। और मैंने फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मैंने कहा मालिक जब तू देता है तो समझ नहीं आती कि कहाँ कब और कैसे मिला। और बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सर। मैं फिल्म में जब कैमरा देखता हूँ तो हमारे पे जब कैमरा आता है और हमसे पिछला बंदा ब्लर होता है, वो तो एक्ट कर ही रहा होता है। जो लाइन में दूर खड़ा है ना बंदा, वो भी हाथ ऐसे से हिला रहा होता है, उसकी भी पूरी परफॉर्मेंस होती है, वो भी इम्पैक्ट उतना ही डालना चाह रहा होता है। और ख्वाब सबके सेम ही है, सेम है।
ये बात मैंने रियलाइज करी अभी, मैं दूसरी फिल्म हम कर रहे थे उसकी प्रोडक्शन, कि पीछे जो बंदा चल रहा है और आगे अगर फहद मुस्तफ़ा भी है, फहद मुस्तफ़ा का भी एक ही ख्वाब है और उस बंदे का भी एक ही ख्वाब है, बस डिफरेंस ये है कि दोनों में डिस्टेंस बहुत है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप आर्ट्स काउंसिल में भी जाओ तो वहाँ पे 18 साल का बच्चा हो या 50 साल का बूढ़ा आदमी हो, उन सबका एक ही ख्वाब है कि हमें फिल्म में एक चांस मिल जाए, हम कोई बड़े स्टार बन जाए या कुछ हो जाए। बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज़ भी है ये। अब आप देखें ना, आपने खुद चीज़ों को काफ़ी देखा, फिल्म भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसके ऑडिशंस भी आपने खुद देखा लोगों को जब वो आके ऑडिशन दे रहे होते हैं, जिस फ्रेम ऑफ माइंड से वो एंटर होता है, आपको ऑडिशन देता है और बाहर निकल जाता है। और हमारे यहाँ इंडस्ट्री में ये भी है ना कि यार ठीक है, वी विल टेल यू, आप चाहे हम बता देंगे। अब वो बता देंगे, 100 बंदों के जहन में 100 सवाल होते हैं। हाँ। एक होता है ना यार, आपको ऑन द स्पॉट समझ आ जाती है कि यार आप नहीं हुए। हाँ, एक होता है आप शॉर्टलिस्ट हो गए, तब आपके जहन में एक रहता है कि यार नहीं हो सकता आ जाए। उस बंदे को पता ही नहीं चलता उस बंदे। और बहुत से ऑडिशंस हमारे प्रोडक्शन हाउसेज में ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ नाम के ऑडिशंस हैं। सर देखें, काम मिलता है, ऑडिशन से भी मिलता है, आए हैं लोग बहुत सारे आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काम के लिए ना आप जिन लोगों से कनेक्टेड होते हैं ना, और अगर आपको काम आता होता है तो लगभग वो आप अपने दूर जाके देखते नहीं हैं, वो अड़ोस पड़ोस में देखते हैं। उसका बिल्कुल रीजन ऐसे। ये है कि दानिश भाई का कंफर्ट जोन मेरे साथ है, बिल्कुल ऐसे। मेरा बिलाल यूसुफजई के साथ है। हाँ। हम आपस में काम कर लेते हैं, क्योंकि ना ये टाइम जाया करेगा, ना ये पैसों पे बहस करेगा, ना इसके टेंट्रम्स होंगे, ना ये प्रोडक्शन को तंग करेगा। ठीक है ना, तो आपको बस ये चीज तो पहले चाहिए। अदाकारी दूसरा स्टेप है। हाँ। तो आप क्यों बार बार से लाके लोग खड़े करेंगे? लेकिन उनके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जूनियर आर्टिस्ट को मैंने भी देखा, हम पंजाब में जो ड्रामा कर रहे थे, तो वो बच्चा आया भी, चूंकि रमजान के दिन थे, तो वो मुझे कहता है कि भजन क्या करना है अदाकार बनने के लिए। मैंने कहा बेटे, अदाकार मैं खुद अभी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करते हैं, काम करें, काम कोई नहीं देता। तो हम यहाँ पर आ गए जूनियर कास्ट में, तो ये हमें कहते हैं आप एक्स्ट्रा के तौर पे काम करें। तो अभी हम लाहौर से वजीराबाद आए, तो लगभग 2.5 घंटे या 3 घंटे, नहीं 2.5 सर, अगर आप कार पे भी नहीं चले जाएं, जिस बस में उनको लेकर आते हैं वो 3.5 घंटे की ड्राइव है। तो वो उन्होंने हमें जब अजान हो गई तो एक खजूर दी थी, और वो खजूर जो थी वो हमारी पूरी अफ्तार थी। और वो बंदा यहाँ ले आया, तो यहाँ इन्होंने हमें चलाना शुरू कर दिया, कोई यहाँ से वहाँ भेज रहा है, कोई वहाँ से यहाँ भेज रहा है। ये करते करते अब सहरी का वक्त हो गया है, हमें ये नहीं पता कि सहरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो जूनियर आर्टिस्ट हो सकता है सर, लेकिन इंसान तो वो है ना। बिल्कुल ऐसे ही। आपने उसके लिए क्या किया? फिर मैंने उससे पूछा, बेटे तुम्हें पैसे कितने मिलते हैं? क्योंकि 2,000, 1,500, 2,500, 3,000 पंजाब में इतने मिलते हैं पैसे। हाँ। वो कहता हमें तो पैसे नहीं मिलते। मैंने कहा पैसे क्यों नहीं मिलते? तो कहने लगा कोऑर्डिनेटर ये कहता है कि आप इब्तदा के 3 का मुफ्त में करें, फिर मैं आपको पैसे दूंगा। अब जो बच्चा अदाकार बनना चाह रहा है और उसकी काउंसलिंग या उस तक नॉलेज वो ठीक नहीं पहुंची कि तरीक़ेकार क्या है, वो इस तरीक़ेकार से निकला घर से, जिसमें खाने की कोई गारंटी नहीं है, इज्जत की कोई गारंटी नहीं है सर, इवन पैसों की कोई गारंटी नहीं है। और 3 बार जब उससे काम करा लिया जाएगा तो क्या गारंटी कि वही दोबारा काम करेगा? वो रिप्लेस करके अगले 3 को लेके रिप्लेस आएंगे। कर देगा। वो सिर्फ एक मनी मेकिंग स्कीम है जो कोऑर्डिनेटर यूज कर। ये सिलसिला है सर। अब आप आपके सामने कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे थे कि हर बंदा उतना ही इक्वल एक्ट कर रहा है कि शायद यार उस एक्ट में मैं कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर जाऊं, शायद मुझे मौका मिल जाए। तो अल्लाह की ज़ात का कितना एहसान है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली। फिर वो एक थी लैला के बाद वो पैराडाइज, और फिर ये मंकी बिजनेस थिएटर का होना, बीच में एक टेलीफिल्म, और अभी जाके मुझे ऐसा लगता है कि यार चूंकि ये फात भाई के साथ एक फिल्म का होना, ये LBM, फिर एहसन तालिश का ये ड्रामा मिर्ज़ा की हीर, और अभी एक और सीरीज़ शुरू होने जा रही है, और बीच में मैंने एक और पंगा ले लिया था। तो वो मैंने बिलाल से कहा कि यार यूसुफ भाई से कि यार बिलाल, हम बैठे थे, काम है नहीं पता, तो लोग साथ से गुजर रहे हैं, यार मेरा क्लैश चल रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी डेट्स नहीं है। तो मैंने कहा यार, वो कहते हैं ना बेटे, कभी हमारा भी हो, कभी हम भी ये बात करें कि यार क्लैश है बॉस, नहीं हो सकता। सर वो बात करनी थी बस। तो फिर जब काम आया तो वो क्लैश हुआ। क्लैश ही सर, क्लैश ही क्लैश। वो कभी मैं कहीं हूँ किसी चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, कभी मैं एक अगर काम कर रहा हूँ दूसरा करने का भी दिल कर रहा है, और जिस स्टेज पे हम हैं, हमें हमारा मैक्सिमम काम करने का दिल कर रहा है, और करना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत इसी के लिए सीनियर तो काम आर्टिस्ट किया का ये भी। कहना है सर कि शुरू के 5, 7, 8 साल आपने सिर्फ सर झुका के काम करना बिल्कुल है, ऐसे ही। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको अब क्या करना था या किस कैरेक्टर के लिए आप घूम रहे थे। अभी तो आप नहीं कह सकते कि यार मुझे ये कैरेक्टर करना है और ये नहीं करना। जितने भी कैरेक्टर आपको मिल रहे हैं, आपको लगे कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं आपको करने, तो वो कर रहे हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ आपकी अब ब्रिंगिंग ऑफ फैमिली के बारे में, राइट? आसान नहीं होता किसी भी आर्टिस्ट के लिए
अपने एक नॉर्मल, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत चंद ऑप्शंस हैं, या तो बच्चा इंजीनियर बनेगा, या तो बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा, या अगर कोई मेहमान है तो सीए कर लेगा या बिजनेस कर लेगा, ये चंद ही ऑप्शंस हैं, राइट। घर वालों ने किस तरह सपोर्ट किया इन सब चीज़ों में, जब खास तौर पे आप मुझे बता रहे थे कि पैसे भी नहीं मिल रहे थे, एंड देन उसके बाद ये डिसीजन भी ले लेना कि मुझे शादी करनी है, तो माइंड किस तरह काम कर रहा था उस टाइम पे? दानिश भाई, घर वाले तो यही, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो यही चाहते हैं, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ 4-5 चीज़ें होती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ। पायलट भी बनते हैं लोग, पायलट कुछ जहाज़ बनते हैं, अमूमन पायलट कुछ बनते है, हैं, हाँ, जहाज चलाते और भी हैं लोग। या 1-2 और ऑप्शन होंगे। तो वो मैं उनको जब बताया ना कि मैं बीबीए नहीं कर रहा, मैं मीडिया साइंसेस पढ़ूंगा, बोले इसके बाद क्या होगा? तो मैंने कहा इसके बाद जो है वो सहाफी, एंकर बन जाऊंगा, बैंकर। एंकर बनूंगा, मैं प्रोग्राम होस्ट करूंगा। हाँ। तो उनको शुरू में लगा कि यार बीबीए करने के बाद एक जॉब अपॉर्चुनिटी सिक्योर है, इंजीनियर बनने के, मेरे दो बहन भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक नेवल ऑफिसर है और एक बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट बन रही है। तो वो कहीं ना कहीं सारे काम ऐसे हैं कि जो एकेडमिक्स से मुतल्लिक हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसका एक स्कोप भी है, नेवल ऑफिसर स्कोप ही स्कोप है। ठीक है, क्या बात है, उसकी इज्जत भी है, और साइकोलॉजिस्ट बनना भी ठीक है यार, आप उसका भी स्कोप है। कुछ है। लोग ये जो मीडिया साइंसेस है सर, ये क्या है, ये नहीं समझ आ रही, ये इसका क्या है? तो फिर मैंने आपको जो सफर बताया कि फिर आपने चैलेंज के धक्के खाने शुरू हाँ। कर दिए, और अब वो सपोर्ट उस वक्त भी थी, लेकिन और अभी तक कर रहे हैं, ये उनका बड़ापन है। मैं बहुत मशहूर हूँ, अल्लाह करे कि लाइफ में वो वक्त आए कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएं, चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएं, और मैं आज भी ये कहता हूँ, अल्लाह करे आइंदा भी मुझे मौका मिले कि यार मेरे माँ बाप, बहन भाई, बेगम, ये जो सपोर्ट थी, ये सिस्टम, इसी वजह से मैं हर रोज़ ये कोशिश करता रहा कि शायद आज कुछ बदल जाएगा, आज कुछ बदल जाए, अब कुछ चेंज हो जाएगा, अब कुछ चेंज हो जाएगा, और इस तरह हम काम करते चले गए। वरना सर सोचें ना, अगर आप घर के बड़े भी हों और आप ऐसे हालात हों कि यार आपके पास चंद हज़ार रुपये भी कमाई नहीं है, तो भाई क्यों कर रहे हो? लोग ये सवाल करते हैं कि पागल हो किसी, यार यहाँ से बाहर चले जाओ, वीज़ा लगवा लो, कोई और काम कर लो, जॉब कर लो, कारोबार ट्राई कर लो, ये कोई कामों में काम थोड़ी है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो सपोर्ट सिस्टम, तो फिर उनको ये बिलीव था कि चलो अगर कोई बंदा मिला, कि वीडियोस की कंटेंट का हम तस्करा करते हैं ना, कि कंटेंट बनाते हैं, तो कोई बंदा अगर वीडियो देख रहा है तो उसने वाले साहब से कहा कि यार ये आपके बच्चे ने वीडियो बनाई थी, तो वो हमें अच्छी लगी, तो उनको लगा अच्छा यार ये एक मसखरापन है, एक चलो एक तरह से कोई ना कोई काम तो है। अब उस काम से क्या होगा? अब सवाल तो उनके जहन में है, अच्छा ये अब वीडियो से क्या होगा, अब ये फॉलोअर इतने होगा तो क्या होगा, पैसे कब आएंगे, क्या कौन दे रहा है पैसे? असल मुद्दा तो पैसे है। यूट्यूब क्यों नहीं कर रहे? यूट्यूब पे ज़्यादा अर्निंग है, और टेलीविजन से इतने कम पैसे क्यों देते हैं? ये भूल क्यों जाते हैं भाई पैसे देते? बात हमारी हो रही थी सपोर्ट के बारे में। मैं, ये प्राइवेट सवाल है लेकिन ये मैं पूछना ज़रूरी भी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का अपने घर वालों के साथ रिश्ते में जो है ना बहुत मसले मसाइल हैं। मुझे ये पूछना है कि आपका आपके वालिद साहब के साथ कैसा रिश्ता है? सर अच्छा रिश्ता है बहुत, लेकिन ये कि बचपन में हमने कुट बहुत खाई, मैंने बहुत अच्छा, अब्बू की हमेशा से ये मतलब ख्वाहिश ये होगी कि जितना कज़न्स में पढ़ाई पोजीशन होल्डर्स हैं, तो यार ये भी यही करे। मेरा काम था सर क्रिकेट खेलना और बाहर रहना, हाँ। और क्रिकेट खेलते खेलते सर ये वाला चक्कर भी है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अब ना, जब क्रिकेटर मैं बन जाऊंगा। 17 में सिलेक्ट हो गया हाँ। जोन 6 से, तो मुझे खिलाड़ी बनना था। हाँ। तो उससे पहले जो मैं क्रिकेट खेल रहा था उसमें कोई सपोर्ट नहीं थी, तो वो होता ये था कि मार भी पड़ती थी कि यार तुम क्यों नहीं पढ़ते, तो नंबर्स वही एवरेज 65%, 70%, 60, 65, 70, तो वो नंबर पोजीशंस में तो जा ही नहीं रही थी बात, बाकियों की आ रही थी पोजीशन, तो कह रहे थे कि बेटा वो सोने की रोटी खाते हैं, ये एग्जाम्पल थी, कॉमन एग्जाम्पल थी। हाँ। मगर नहीं, वो नॉर्मली खाते हैं, तो तुम्हारी क्यों नहीं आ रही, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? और टीचर्स, आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अम्मी को बताता हूँ, अभी वो स्टेज नहीं है, अभी वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी अच्छा इसलिए लगता है कि हमारे स्कूल की टीचर्स और यूनिवर्सिटी के जो उस्ताद हैं वो मैसेज करके बोलते हैं कि यार हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम तुझे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर देखते हैं, या हमें लगता है कि तू लाइफ में स्लोली ग्रेजुअली तरक्की करने की तरफ गामजन है, तो हमें अच्छा लगता है, तो वो मैसेज करते हैं। अच्छा, हमारी एक मैम थी, वो कहती थी कि अगर आप इसको ग्राउंड में खेलता देखें तो इसके अंदर एनर्जी इतनी है, इसे टेस्ट सुनो तो इसके बहाने शुरू हुए थे, यहाँ दर्द, मेरे साथ भी यही होता है। अदाकारियां करवाओ इससे, हाँ। और आप एक काम करें, इसको ना आप मोटर मैकेनिक बनाएं, इसको ले जाएं यहाँ से,
मैकेनिक बनाया इसको। तो अम्मी बहुत दुखी हो जाती थी वापसी में कि तू ऐसे क्यों करता भाई, ऐसे नहीं किया कर, पढ़ाई कर ले थोड़ी सी। वो आपको बोल रहे मैकेनिक बना दो, आपका बेटा किसी काम का नहीं है, इसको ले जाओ यहाँ से। और आज फिर अच्छा लगता है कि वो उस्ताद जब मैसेज करते हैं और पूछते हैं, मैं आज भी उनका मशकूर हूँ। मैम आपकी मेहरबानी है, आपने पढ़ाया मुझ जैसे डीट इंसान को, और आपने सहा। रोज़ टेस्ट याद करके मैं नहीं आता था, मैं कहता था 5 स्केल तो हैं, खा लेंगे, क्रिकेट तो खेले ना, क्रिकेट कौन छोड़ता है। क्रिकेट और हर बच्चे का खेली ख्वाब भी होता सर, है, हर जब बच्चे खेली का ख्वाब होता है हाँ सर। भी सर, हमारे पास तो पैदा होने के बाद बिल्कुल, 2-3 चीजों में मेरा ऐसे भी है कि यही यार target। ये तो पीएसएल वगैरह अभी आ गए ना सर। हाँ। ये अगर पहले पता होता तो लोग ये काम कम करते, हाँ। कम बात करते कि यार पढ़ाई कर लो। लोग बनाना चाहते खिलाड़ी, हाँ नहीं बने जो के। उसका रीजन ये था कि उनको लगता था कि फ्यूचर क्या है। फिर अब्बू मुझे कहते थे, ना तेरा दादा खिलाड़ी था ना तेरा बाप खिलाड़ी है, तो कैसे जाएगा? तू तू क्यों खिलाड़ी बनना चाहता भाई, क्यों। तो मैंने कहा मैं, और अंडर 17 में सिलेक्ट हुआ। और मुझे वो याद है कि वो साथ गए और वो बड़ा अच्छा था। वो जब स्क्रूटनी हुई ना सर, वो स्टेडियम में मैं एंटर हुआ ना, तो वो 35,000 हमारे स्टेडियम की कैपेसिटी है कराची वाले की। तो 35 तो नहीं था, लेकिन 17,000 बंदा था। मैं अंदर एंटर होती वापस बाहर आ गया। मैंने कहा इसमें मुझे क्यों रखेंगे भाई, पढ़ ही लेता हूँ। ये नहीं हो पाए। वो क्रिकेट तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग खेलते हैं ना, क्रिकेटर्स तो कमाल है। हाँ। ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि आप देख के सोचते हैं कि मैंने गलत टाइम लगाया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज जब आप वहां जाते हो ट्रायल्स देने के लिए, तो आपको लगता है, अपने दिमाग में आप होते हो कि मैं सबसे अच्छा खेलता हूँ। वहां जाके आपको लगता है कि मैं इन सब में से बहुत बुरा खेलता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लोग नहीं ऐसा खेलते हकीकत है। लेकिन मैं स्क्रूटनी सर हुई ना, तो वो उसमें शक्ल देख रहे थे कि यार ये बंदा अंडर 17 है कि नहीं। तो वो तो सिलेक्शन हो गई वहाँ पे। तो हम शॉर्ट लिस्ट हो गए। हमने जाना था जोन 6 के ग्राउंड में, कि कराची रीजन के ग्राउंड में, नाम बोल रहा हूँ, आजम खान कोयटा के साथ जो एसोसिएट है, हाँ। वो ट्रायल ले रहे थे। तो मैंने घर में ये बोला था कि मैंने अम्मी मैं नहीं जा रहा ट्रायल में, नहीं होऊंगा सिलेक्ट में, बहुत लोग हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा यार तू चला जा, हाँ। होना ना होना एक अलग बात है, तू चला जा। और मैं, अब मुझे याद है, लाइन में लगा हुआ दुरूद शरीफ पढ़ी जा रहा हूँ। हालांकि लोग फोकस कर रहे होते हैं गेम पे, मेरे पास गेम मुझे पता था लिमिटेड ही है। तो दुरूद शरीफ पे इन्हिसार ज्यादा था। तो मैं जब गया तो वहां पे एक फास्ट बॉलर भागता हुआ आया, तो मुझे बाखुदा मैंने शॉट नहीं, मैंने खाली वो बैट यूं लगाया ना, तो वो गैप में निकल गई। एक गेंद खेलने का मौका दे रहे थे वो। हाँ। उनको लगा नहीं यार, चूंकि मिडल हो गई है तो एक गेंद और चेक करते हैं, पता नहीं मार दी है, लग गई है। अगली गेंद उसने मेरी वक्की पे की सर। तो अब वक्की बचाना भी एक टास्क था। तो मैंने बचाई वक्की थी, तो वो स्टाइल ऐसा था कि जैसे फ्लिक मारी है मैंने, बाखुदा मैंने बचाई वक्की थी कि यार यहाँ ना लग जाए। वो फ्लिक लगा, वो आजम भाई को लगा यार नहीं, ये लड़का जो है ना, ये यूसुफ के बाद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट लीग अच्छी करता है ये। पोटेंशियल कैंडिडेट। उन्होंने कहा ये है, ये रखो। तो रख लिया। अब वो 2 टीमों में आ गया। मैं बहुत खुश था। मैं घर आ गया। तो उन दिनों में मुझे याद है कि अब्बू थोड़ा सा बीमार हुए, और मैंने ये तय किया कि यार एक दिन मैं अस्पताल जाऊँ। और अब वाले साहब को अल्लाह मेरी ज़िंदगी दे, वो कभी बीमार नहीं होते, इंतहाई एक्टिव इंसान है, नेवी से रिटायर्ड हैं। और वो अपने सारे उन्हीं दिनों में वो कुछ दिन बीमार हुए, और मैं एक दिन के लिए नहीं गया। तो आजम भाई मुझे याद है फ़ोन करके बोला, अगर आइंदा ग्राउंड में नजर आ गया ना, मुक्के मारूंगा तुझे मैं। तो आपने प्रैक्टिस मिस की। तो वो क्रिकेट का जो प्रोफेशनल सिलसिला था वहीं ख़त्म हो गया। क्रिकेट फिर हमने यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू की, कप्तान बन गए, स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट बन गए। तो क्रिकेट ही खेल रहे थे, लग वैसे ही रहा था क्रिकेटर बन जाएंगे। कभी क्रिकेटर बनने का शौक था तो खिलाड़ी बन जाऊंगा, और रात को जैसे लेट के होना सोचता है ना, खिलाड़ी बन जाऊंगा। फिर दूसरे नंबर पे ये था कि यार अगर आर्मी ज्वाइन मैंने कर ली ना, तो आर्मी में मैं नॉर्मल नहीं बनूंगा भाई, मैं शार्प शूटर हूँ। ये जो पाकिस्तान में 8-10 बंदे आ रहे हैं ना, 8-10 जिनका नाम आएंगे टीवी पे मेडल मिलते हुए, उसमें उसामा बिन नदीक होंगे। अब वालिद साहब के साथ जो रिलेशन ऐसा था कि यार पहले नॉर्मली कि वो चाहते थे कि यार ये काम कर किसी तरफ, अभी भी सवाल उनका यही है कि अब क्या, ये कितने पैसे देंगे ये। तो मैंने कहा कि ये थोड़े बेहतर दे रहे हैं, पिछले बार से तो बेहतर दे रहे हैं। तो कह रहे नहीं यार, उनको अब चाहिए तो सही कि पैसे थोड़े बढ़ाए, और बात उनकी दुरुस्त भी है। लेकिन हमारा वो मसला ये था कि हमारे पैसे बढ़ जाए तो फिर वो अगली बार वो कहते हैं कि यार अभी इतने पे आया, अभी इससे कम में नहीं आएगा। क्या मसला होता है एक्टर्स के पैसों में? पर डे ही चल रहा है आजकल सर, पर डे चल रहा है। और वो पर डे वो सुनते हैं कि अच्छा भाई क्या ले रहे थे, तो उनको बताओ ये ले रहे थे, तो वो उससे नीचे ले जाते हैं मेरा वो। बिल्कुल ऐसे ही। और हम सच बताते हैं, कसम से हम झूठ नहीं बोलते। और क्योंकि मसला ये भी है कि सारे एक दूसरे को जानते हैं, आप झूठ बोल भी नहीं सकते ना। आप बोलो यार मैं इतने ले रहा था, तो फोन कर देगा कहाँ भाई उसको तो दे दोगे, नहीं भाई हम तो इतने नहीं दे रहे थे, तो वो आपको नीचे। पर डे मसला पर डे का नहीं, मसला चलो टैक्स, अब आप टैक्स काट रहे हैं ना, आप फाइलर भी आप टैक्स काटते हैं, तो आप अमाउंट ऐसे डिसाइड करते हैं कि यार आपको एटलीस्ट इतने पैसे तो बचेंगे, वो दिन प्रोडक्टिव तो आपका। फिर पर डे के साथ साथ आप देखें ना कि पेमेंट आती कब है, बहुत लेट, 2 महीने 3 महीने के बाद उनको याद दहानी करानी पड़ती है कि सर हमारे, और बहुत अपने से पैसों के लिए पैसे भी- नहीं आते, हाँ। फंस जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। अब भाई आपका प्रोजेक्ट डब्बा हो जाए, ये हो जाए, मेरा काम एज ए आर्टिस्ट ये है कि मैं आपके पास आया हूँ,
आपकी बताए हुए तरीके के मुताबिक एक्टिंग की है और चला गया हूँ, आपने बोला वार्डरोब ये कर लो, चीज़ें ये कर लो, इस टाइम पे आ जाना, तो वो हमने सब कर दिया। लेकिन आप जो पर डे दे रहे हैं सर, वो तो टाइम पे दें। अदाकारों के पैसे तो यासिर भाई ने ना पैराडाइज के टाइम पे जो पैसे सबको दिए और वो मंथली क्लियर होते थे। तो अभी रिसेंटली कोई बात छिड़ी, बहुत से आर्टिस्ट ने लिखना शुरू किया, यार मेरे इतने पैसे फंसे, इतने पैसे फंसे। तो बहुत से लोगों ने यासिर हुसैन भाई को टैग करना शुरू कर दिया कि सर आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने हमें पैसे दिए और ऑन टाइम दिए और चीज़ें दी। तो उन्होंने उस पोस्ट को रीशेयर करके लिखा कि यार मैंने किसी पे एहसान थोड़ी किया, ये तो मैंने तो normal वो है। किया जो होना चाहिए, हाँ। जो तरीकेकार होना चाहिए, जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको इज्जत के साथ आपके पैसे वक्त पे नहीं दे सकता क्योंकि आपने तो अपना काम दे दिया, तो फिर क्या फायदा। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज का पैसे लटका के दो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है और पैसे वो लटका के ही देते हैं। बिल्कुल। और आपको उस वक्त तक उम्मीद गुल होने लगती है कि शायद अब मुश्किल, अब नहीं मिलेंगे। लेकिन चले, सिलसिला चल रहा है, अभी पैसे थोड़े बहुत बनने चाहिए, क्योंकि पैसे बनेंगे तो आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहते हैं सर। पैसे मोटिवेशन तो आप इस एज में तो मोटिवेशन पैसा ही है। मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार अब मैं, मोटिवेशन मेरी इसलिए है कि यार मेरी जेब में पैसे हैं, मैं घर दे सकता हूँ, मैंने माँ बाप को या अपनी बीवी को कुछ पैसे दे दिए, बेसिक जो ज़रूरियात हैं, नेसेसिटीज़ हैं, वो मैंने पूरी कर दी हैं। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अब मैं अपना आपका फोकस कर सकता हूँ अपने काम पे। लेकिन जब आपकी जेब खाली है दानिश भाई, तो कितना सादाकारी कर लेंगे, मेंटल सुकून ही नहीं है आपको, फिर तो कुछ और ही करें आप। हाँ, आपको मेंटल सुकून ही नहीं है। और दूसरा ये भी कि जब पैसा लेट आता है जिंदगी में सर, तो और ज्यादा चाहिए होता है इंसान को, बिकॉज वो इतने टाइम से भूखा होता है कि भाई जो लोग 17-18 में, 19-20 में उनके पास पैसा आ गया, और जिन लोगों के पास 27, 28, 29, 30 में आ रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। बंदे की बस ख्वाहिश पर यही होती है कि यार वो सिलसिला जो पिछला जो एक गैप क्रिएट हो गया था ना, हाँ, उस गैप को किस तरह फिल हाँ, किया। फिल करें। जो मैंने काम करने थे, जो मैंने घर वालों को चीज़ें प्रोवाइड करनी थी, जो मैंने अपनी ज़ात के लिए कुछ करना था, यार अब वो करने का वक्त है। सर अभी भी ऐसा वक्त है ना, देखें ना आप, मैं तो होता है ना बनावटी के बंदा आ गया आर्टिस्ट कि यार देखें मैं पैसे आ गए तो ये हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास है तो हम दे दें। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि जेब बिल्कुल खाली है, मोटरसाइकिल पे आप निकल गए और मोटरसाइकिल का अंदाज़ा नहीं है कि उसमें पेट्रोल है या नहीं। आप ढाबे पे बैठे हैं जाके चाय के, तो वहाँ आपके दोस्त ने पैसे पे कर दिए, और एक दिन नहीं कई दिन तक कर दिए। और मैं वो देखा, उस दिन देख रहा था कि मैं एक जगह से निकला, चाय पी के वहाँ उन्होंने पैसे दे दिए और मैं निकला घर की तरफ। मुझे खदशा था कि शायद पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, तो वो पेट्रोल रास्ते में जो है वो बंद हो गया। मैंने मोबाइल निकाला, मोबाइल ही बंद हो गया। तो भाई घड़ी भी प्रो मैक्स चल रही है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो वहां से बंदा धक्का देने के लिए जो आया, अब वो धक्का दे रहा है तो वो मुझे पेट्रोल पंप तक लेके गया। अब जब धक्का वो दे रहा था तो साथ से जो बाइक गुजरी, हाँ, वो कह रहा शाम भाई क्या हाल है। मैं कहा ठीक हूँ जानी, देख किस एंजॉय कर रहा हूँ, ये एक किरदार है, हाँ। उसका मेथड है ये मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, तू नहीं। अब वो ख्वाहिश जो थी ना पहचान तो पूरी हो गई। लेकिन जिस सिचुएशन में पहचान रहा, मेरी ख्वाहिश है कि वो ना पहचाने। तो वो धक्का दे के गया, तो वो पेट्रोल पंप पे मैं लगा दिया। अब मैं उसको बोल रहा हूँ यार तू अपना मुझे फ़ोन दे, पेट्रोल पंप वाले से बोल रहा हूँ। कह रहा है क्या करेंगे। मैंने कहा पेट्रोल। कह रहा है इससे क्यों पेट्रोल डलेगा। मैंने कहा इससे तो मैं घर फ़ोन करूँगा। कह रहा है वो क्या होगा। मैंने कहा वो तुझे पैसे भेज, तो तू पेट्रोल डालना। उसको लगा यार, उसने पहले एक लंबी सांस ली होगी। दुनिया मुश्किल में है भाई, दुनिया मुश्किल में नहीं है, इतना आसान यार। तो ये है सिलसिला है। तो यार आप ना जुड़े रहने चाहिए, आप जुड़े रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सर सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ है। ये सिलसिला मुश्किल है। देखें मुझ जैसे बहुत से आर्टिस्ट हैं, वो ये चाहते हैं कि सिलसिला बेहतर हो जाए। अब मैं बताऊँ ना, मैं बिलाल को बताता हूँ कि यार बिलाल वो वीडियोज़ जो हम बनाते हैं, वो मोहब्बत का सिलसिला लोगों की ये है कि हम शूट कर रहे थे तो फ्रेयर हॉल में तो एक बंदा आ गया। अब वहाँ आर्टिस्ट बैठे हुए सारे, तो वो उनके बजाय छोड़ के ना गाड़ी रोक के मेरे पास आ गया। साम भाई, मैं गले मिला उससे, क्या हाल है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं बड़ा अच्छा लग रहा है आपको। एक्टिंग भी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं एक्टिंग में। अरे वाह भाई एक्टिंग तक आ गए भाई आप। मैंने कहा यार मैं एक्टिंग पहले भी कर रहा था यार। अच्छा यार मैं आपका किरदार बहुत अच्छा लगता है। बगा थैंक यू। कौन सा वाला। मैं कहा ये तो आप बताएंगे। नहीं आप गेस करें ना कौन सा वाला। मैंने कहा यार अब वो लोग देख रहे हैं मुझे, वो लड़का एडी साथ खड़ा कि आओ यार शॉट ले, वो भी सुन रहे हैं क्या हो रहा है यार ये। तो मैं उससे बोल रहा हूँ नहीं आप बता के जाएंगे कौन सा वाला। मैंने कहा शिव नहीं रिजवान। अब मैंने कहा यार चल रिजवान तुझे अच्छा लग रहा है ठीक है यार, तो अब मैं जाऊं थोड़ा सा हो जाए। मैंने कहा यार बात ये है कि दोस्त मैं काम कर रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ, कर लेते हैं थोड़ा सा।
हाथ पकड़ के बस। अब मुझे लगा जान नहीं छोड़ेगा, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। तो वो इतना उसने एंजॉय किया, उसको इतना अच्छा लगा यार, उसको लगा मैंने उसको अचीव कर लिया। कह रहा पिक्चर होनी चाहिए। मैंने कहा यार पिक्चर होनी चाहिए। ये तो होनी चाहिए। कह रहा तो ले ले, तो मुझे सेंड कर दे। कह रहा उसका माइंड नहीं कीजिएगा, मेरा मोबाइल चार्जिंग पे गाड़ी में लगा, माइंड नहीं कीजिएगा, आप पिक्चर ले लें, मैं नंबर लिखवा, तो मुझे सेंड कर दे, मैं लगा दूंगा। मैंने कहा ये अब तेरा एहसान है कि तू लगा दे। अगर तू नहीं भी लगा इतनी बात के बाद तो मुझे एक समझता नहीं कि यार तू इतना प्यार कर रहा है मुझसे, पिक्चर भी मुझसे ले रहा है, किरदार भी करवा के चला गया। उसने कहा सारे काम करो क्योंकि आप मुझे मिल गए। तो लोग जब प्यार करते हैं तो वो आपको प्रॉपर्टी भी समझते हैं सर, वो फिर आपको गुजरते फिरते पकड़ लेंगे। एक वो भी तो किस्सा हुआ था जब रिक्शे वाला कोई किस्सा हुआ था। अरे वो रिक्शा वाला बीच में रोक के आ गया ना। हाँ वो बताएं। वो सर वो मैं चाय पी रहा बैठे हुए, अब वो रिक्शा चला रहा है और मैं किसी ढाबे के कोने में बैठा चाय पी रहा हूँ। उसने उस पर मेरे पे नजर पड़ गई उसकी, तो उसने बीच रोड पर रिक्शा छोड़ दिया और चलते के रिक्शे पे गेंद आ गया। हाँ भाईजान, मैं उठा, उसे गले मिला। कह रहा यार मैं, पिछले जो लोग हैं मेन रोड पे गाड़ी को वो हॉर्न दे रहे हैं, वो कह रहा है एक मिनट रुक जाओ यार, शाम भाई गए। अब वो कह रहे कौन उसामा भाई वो थोड़ी जानते हैं यार, उसामा भाई कौन सा शाहरुख की फिल्म में आते हैं यार। तो वो कह रहा है क्या भाई, रिक्शा हटा, कह रहा है एक मिनट यार तस्वीर ले रहा हूं। अब उस बेचारे ने अपनी मोबाइल से तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कैमरा ब्लर था तो वो नहीं आ पा रही थी, तो वो लेता। अब वो फिर कहता नहीं हिल गई, फिर लेता, वो फिर लेता, कहता नहीं हिल गई। मैंने कहा यार ट्रैफिक लगा हुआ। मैंने कहा यार एक मिनट रुक जा यार, ये हिलती रहेगी। तो अली साथ बैठा था, मैंने कहा अली पिक्चर ले लेते हैं तो हम इसको सेंड कर देंगे। तो उसने कहा यार बहुत शुक्रिया। अब वो यहाँ से काउंटर पे चला गया सीधा कि पैसे नहीं देंगे आप, पैसे नहीं देंगे, पैसे मैं ही दूंगा, पैसे दे के जाऊंगा मैं, आप बैठे चाय पिए, मैं इस वक्त जा रहा हूँ। तो फिर उसने गुस्से में जाके रुको ना यार, तुम लोगों को जल्दी बहुत है। पीछे लाइन लग चुकी थी सर, पीछे लोग गाड़ी में खड़े होकर उसको ज़ारो कतार जात की गालियां दे रहे होंगे, लेकिन उसकी मोहब्बत का आलम ये था, उसको लगा रिक्शा कोने पे नहीं लगाना, वक्त यही है कि चलते रिक्शे से उतरो। तो वो उतर के आ गया। ये प्यार है उसका सर। हाँ भाई, लेकिन आपके साथ बहुत ही ज्यादा क्रेजी इंसिडेंट्स हो रहे हैं फैंस के। कभी रात को घर जाते हैं तो सोचते नहीं हो कि यार आज ये क्या हुआ है मेरे साथ। आई डोंट थिंक ये नॉर्मल है लोगों के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ पाकिस्तान। सर देखे ना, वो सेलिब्रिटी से प्यार करते हैं लोग, हम खुद कितने लोगों के साथ पिक्चर लेना चाहते हैं। अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं रिजवान को लेके कि यार आप मजाक उड़ाते हैं। अच्छा रिजवान की, मोहम्मद रिजवान पे, क्योंकि हम सबसे मिले हैं, फ़खर जमान से मेरी अच्छी खासी दोस्ती है, साहिबजादा फरहान इज फॉलोइंग मी, हैदर अली मुझे फॉलो करते हैं, सलमान भट्ट वीडियो लाइक कर रहे हैं, सईद अजमल, मैंने कामी भाई की, कामी भाई रिएक्ट करते हैं, शुएब अख्तर की मिमिक करते हैं, वो अपनी स्टोरीज पे लगाते हैं। तो जो क्रिकेटर्स हैं वो आपके मजाक को, आपके फन को एंजॉय भी कर रहे हैं और वो आपको लगाते भी हैं स्टोरीज पर, अगले शेयर भी कर रहे हैं। तो आपका ये हल्का है पूरा, जहाँ पे आपको पता है कि मैं सीरियस एनालिसिस के साथ साथ लोगों को तफरीह में बात भी समझा सकता हूँ। तो हम तो इस तरह से कर रहे हैं। लोगों को बाजू का लगता है कि यार नहीं ये आपने एक लेजेंड का मजाक उड़ाया। मैं कहा मजाक क्या उड़ाया यार, मैं तो उसका एक अंदाज कॉपी करता हूँ और मेरी उनसे मुलाकात भी है। वो इतना माइंड नहीं कर रहे तो इतना माइंड क्यों कर रहा है। और फिर आके उसमें डीएम में कह रहे हैं कि तू बाहर मिल। तो अक्सर हमारे पख्तून भाई अक्सर मुझे मिलते हैं ना कि यार ये बताओ कि वो रिजवान तुम कर, तो अब वो मुझे 2-4 सेकंड के लिए रोकना पड़ता है कि हाँ बोलना है या ना बोलना है। तो एक बंदे ने मुझे बोला कि भजन यार रिजवान तुम कर रहा, वो सीरियस था। अब मैंने कहा यार लाला अच्छा कर रहा, मैं कहा अच्छा कर रहा है फिर मैं कर रहा हूँ, अगर वो अच्छा है फिर वो मैं हूँ, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो मारे ना बाहर, क्योंकि सर लोगों में अब नहीं है बर्दाश्त। हाँ, नहीं है। अब लोग कुट देते हैं पकड़ के और फिर मार के वीडियो बना के बोलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। ये गलत बात है, ये गलत बात है, पता है ये नहीं होना चाहिए। अबे सॉफ्टवेयर अपडेट क्या मतलब यार, तूने पहले मारा मुझे फिर वीडियो में सॉफ्टवेयर अपडेट। कभी कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी सेलिब्रिटी ने बुरा मान लिया, तस्वीर का, वीडियो का, तस्वीर का, किसी भी चीज का, कि आपने किसी सेलिब्रिटी का मिमिक्री किया हो और फिर आपको कोई मैसेज बुरा कर दे वरना तेरा नहीं डिलीट तो नहीं कोई कहता, बस ये है कि देखिए सर ये ऐसा काम है ना, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा। अगर तो आपका काम यही है फिर तो आपने करना है, ये सोचे बगैर। अच्छा देखिए इसमें एक बहुत एक थिन लाइन जो है ना वो ये है कि आप बिलो द बेल्ट या कोई ऐसा मजाक नहीं करेंगे या ऐसे कोई अल्फाज का इस्तेमाल या चुनाव ऐसा होगा कि यार किसी की ज़ात का मजाक ना उड़े। देखें रिजवान, शुएब, मैंने इमरान अशरफ भी किया, मैंने तहजीब हाफी भी किया, बाहर के भी लोग, विक्रांत गुप्ता उसने रिसेंटली वीडियोस आके लाइक करा था। तो मैंने जितने भी किरदार किए ना, कभी भी किसी की बॉडी पे, शक्ल पे, बाल पे, क्योंकि मेरे खुद भी नहीं है माशाल्लाह, तो वो इन चीज़ों में मैंने किया नहीं ना, मैं वहाँ, अब जब मैंने किया ही नहीं तो मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ यार। मैं तो मजाक कर रहा हूँ तो माइंड तो नहीं करते, लेकिन बाजू का जो कुछ लोग हैं वो अच्छा लेते,
कि उनको लगता है कि हाँ यार ठीक है ये बंदा तफरीह कर रहा है। बाज़-औक़ात लोग माइंड कर जाते होंगे लेकिन वो इज़हार इतना नहीं करते कि वो माइंड करके वो फिर किनारा कशी कर लेंगे, किसी दिन मिलेंगे तो वो इतनी बात करेंगे तो आपको उनके रवैये से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा बुरा मना गया। क्योंकि काफी लोग इनसिक्योर भी होते हैं हो अपनी जाते हैं इमेज को सर, लेके। हो जाते हैं कि यार नहीं हम पे ना करो, मतलब आप क्यों कर रहे हो। और आप कोई भी ऐसा पॉइंट करते हैं ना जिसमें किसी की नज़र चली जाए किसी कि हाँ यार ये ऐसे ही करता होगा, ठीक है। अच्छा मैंने इमरान अशरफ भाई की जो की उसमें लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, उन्होंने कहा कि हाँ यार इमरान भाई इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मैं कोई इमरान भाई से मेरी बड़ी बड़ी अच्छी दुआ सलाम दोस्ती, हम साथ बैठे, लेकिन मैंने इसीलिए की है कि वो लोग उनसे रिलेट करें कि वो जो जोक है उसको एंजॉय ज़्यादा करते हैं। वो चलते चलते इधर भी निकल जाते, इधर भी निकल जाते, नीचे भी बैठ जाते हैं। उन्होंने अपने शो का अंदाज़ मुख्तलिफ बना लिया है, उनका बहुत एक डिफरेंट अंदाज़ है शो करने का। तो उसमें लोगों ने आके, बहुत से लोगों ने उसमें लिखा कि हम अग्री करते हैं कि वो ऐसे ही करते हैं। तो अब ये बात उन तक जाती, उन्होंने खैर फेसबुक पे तो आगे रिएक्ट भी किया, उनको लगा कि उनको अच्छी लगी वीडियो। अब अगर उस वीडियो से कोई बात उनको हर्ट कर जाए जो मैं इंटेंशनली नहीं कर रहा, तो मैं तो अक्सर कहता हूँ यार किसी बंदे से कोई मसला हो गया, किसी बंदे ने किसी को शिकायत की तो मैं मदद कर लूँगा, कहूँगा यार ठीक है अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं करता। लेकिन सवाल फिर ये है कि अगर आप नहीं करते तो फिर आप किसी की भी नहीं करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए सबकी करें, क्योंकि आप बस entertain मजाक कर है। रहे हैं। हाँ अदाकारी तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब है तो अभी भी मैं जिन अदाकारों के साथ सेट पे मिलता हूँ तो वो ये कहते हैं शदीद अख्ती भाई, अबे भाई अब वो कैरेक्टर उनके जहन में, दूसरा कैरेक्टर तो मैं प्ले करूंगा अभी। तो वीडियोस के सिलसिले से उन तक एक जान पहचान है कि यार वो इसलिए जानते हैं कि आपकी उन्होंने कोई वीडियो देखी है। कमिंग टुवर्ड्स द एंड नाउ, 3 सवाल है मेरे पास। एक सवाल ये है, एक ही सवाल है, इसमें आप दोनों आंसर कर सकते हैं। वो ये है कि आपकी लाइफ का अब तक का सबसे बुरा दिन कौन सा था जहाँ पे आपको लगा कि अब नहीं हो सकता कुछ भी, और उसके ऑपोजिट सबसे अच्छा दिन कौन सा था जहाँ पे आपको वही दिन याद आया हो जो आपने सोचा होगा कि यार कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो रहा है या आपको मोटिवेशन आ गई है कि हाँ अब कुछ बेहतर हालात हैं। बुरा दिन तो नहीं, मतलब मुझे याद, मतलब यही हो सकता है कि आप को वो वक्त याद, अब काम कर रहे हैं। अच्छा वो कहते हैं ना कि गरीब आदमी के पास कोई चीज़ आ जाए तो उसको डर ये होता है कि वो छीन ना ले। जब काम मिलता है तो मेरे जहन में भी खदशात आते हैं कि यार अभी तो हो रहा है, चला ना जाए यार, अब क्या होगा, बाद में क्या होगा। तो वहाँ पे हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं कि तवक्कल। बोलना तो बड़ा आसान है, हाँ आप किसी को समझा तवक्कल कर यार, तवक्कल कर। तवक्कल को समझना बहुत मुश्किल है कि यार मैं अगर जिस ज़ात पे मेरा यकीन है और उसी ने दिया है वही देता है, वहीं तक लोगों तक रसाई उसी ने मुमकिन बनाई है, तो अगर वो अब दे रहा है तो आइंदा भी देगा, और अगर नहीं दे रहा तो उसमें कोई बेहतरी है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हम कहते हैं अल्लाह की तकसीम है, अब इस तकसीम को समझना ही बहुत ज़रूरी है कि यार मैं सिर्फ तकसीम बोल के चुप हो गया हूँ या मैंने तकसीम समझी भी है। यार ये काम मुझे क्यों नहीं मिला, दूसरे ने बताया यार ये रब की तकसीम है, बट वो आपने उस वक्त तो ले लिया कि यार ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा। लेकिन सवाल आपके अंदर फिर आ रहे हैं, ऐसे इंसान आते हैं, इंसान तो नाशुक्रा भी है, इंसान के जहन बहुत से। तो वो यकीन, तवक्कल, अल्लाह की तकसीम और वक्त को समझना बहुत ज़रूरी है। और वक्त लगता है सर वक्त बदलने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो वक्त याद करता हूँ, बुरा तो नहीं लगता, लेकिन जब मैं नौकरी ख़त्म कर दी, मैंने खुद क्विट कर दी और मैंने सहाफ़त छोड़ दी और अदाकारी इस तरफ पड़ी है, अब मैं फिर बीच में हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है यूके जाने वाला, और मैं अब कह रहा हूँ कि मैं यूके जाऊँगा तो आर्मी, क्रिकेट, एनालिसिस, सहाफ़त, अदाकारी सब कुछ ख़त्म करके मैं वहाँ एक नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करूँगा। और उसका पता नहीं कुछ बने या ना बने, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार पैसे शायद आ ही जाए, रिस्क तो रब की ज़ात ने देना है जब तक इंसान की सांसें, लेकिन वो पहचान वो गुल हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। दुख उस बात का था कि मैंने जब चैनल बनाया 19-20 में, तो वो एक चीज़ हैक हो गई, वो हैक हो गई, तो वो एक हौसला टूट गया। उसके बाद लड़कों ने जो ये काम शुरू किया, सैफ ने, फिर नादिर भाई के साथ जो एक लड़का होता है अहमद, ये जो रिपोर्टिंग से वो तफरीह करते थे। 2019 में मेरे पास 1-1 मिलियन 1.5 मिलियन व्यूज़ आते थे, यही क्योंकि मेरे पास हाजिर दिमागी इस चीज़ की थी कि मैं सवाल करके जुगत ऑन द स्पॉट कर सकता था। तो वो चैनल का हैक हो जाना और उस चैनल से अब तक की स्टेबिलिटी कितनी हो जाती, इंसान कैलकुलेट करता है
कि यार मैं इस वक्त बहुत स्टेबल होता है, एक इनकम मेरे पास आ रही होती तो अदाकारी करना बहुत पैसे आसान होता वो, हाँ। बहुत आसान हो जाता। एक वो फील करता हूँ, लेकिन फिर उस चीज़ को छोड़ के ये सोचता हूँ कि यार आज अल्लाह का कितना शुक्र है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो बस वो नौकरी क्विट करने के बाद जो 1 साल बीच में ना काम अदाकारी का है, ना सहाफ़त का, और सिर्फ आप घर बैठे हुए हैं और सवालिया नज़रें आप पे हैं कि आप क्या कर रहे हैं यार? और ख़ुद भी आप अपने आप से पूछ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? सो जाते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, फिर सो जाते हैं। ज़िंदगी का मकसद नहीं है। तो मकसद का ना होना वो चीज़ थोड़ी तकलीफ़ देती है कि यार वो वक़्त अजीब था, उस वक़्त से कुछ करना चाहिए था। और आज इस बात की खुशी है कि चीज़ें हो रही हैं। अब ये सोचे बगैर कि क्यों और किस तरह से हो रही हैं, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक सिलसिला बन चुका है। अब आपने फ़ोकस होके कोशिश ये करनी है कि जो काम आपको मिल रहा है ना, वो डिलीवर अच्छे से हो जाए, वो भी रब ने करवाना है। आपकी तो कोई हैसियत नहीं, इंसान की कोई वक़्त नहीं है। इंसान तो सिर्फ़ साँस का मोहताज है, बढ़ के इंसान बड़ी-बड़ी मारता है। अब जो काम मिल गया है, अल्लाह करे कि वो इंतहाई खुशअस्लूबी से तय पा जाए। जो कंटेंट मैं कर रहा हूँ, लोगों की रसाई तक जो जा रहा है, वो लोगों को समझ आता रहे, तो वहाँ से स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें इंप्रूव कर जाएँ। बस अब मेरा मानना ये, जो था वक़्त वो गुज़र गया, वो मुश्किल था, जैसे भी था, क्योंकि अब आपके ज़हन में ख्वाहिशात तो बहुत सारी हैं। वो ख्वाहिशात पूरी ऐसे होंगी कि अब चीज़ें स्टेबल हो जाएँ। आई थिंक मेरा दूसरा सवाल यही था कि अब क्या ख्वाहिशात बाकी हैं, या अभी तो स्टार्ट ही हुई हैं? सर, अभी स्टार्ट है। ख्वाब अभी क्या स्टार्ट है। बाकी है जो आप अचीव करने हैं? आप क्या ख्वाब है जो आप देखना पसंद कर दानिश रहे भाई, हैं? मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं एक ऐसा अदाकार बनूं कि पहले पहले मेरे ज़हन में एक ख्वाहिश थी कि क्योंकि मैं न्यूज़ की थी तो और होस्टिंग करता था, मैं कहता था कि यार कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए कि जब आप किसी जगह इंटरव्यू दे रहे होते हैं बैठ के, तो एक तारुफ आता है ना कि आपके पास के, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि यार ये भाई में बहुत सारे मसाइल थे, तो ये जगह टिके नहीं, इन्होंने सहाफ़त की, रेडियो किया, फलां किया, आज अदाकारी की और यहाँ बैठे हैं। तो इस तरह के तारुफ की बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से अब एज आगे की तरफ जा रही है और चीज़ें आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अदाकारी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ ये ना हो कि यार चूँकि आपके अब नंबर्स ज़्यादा हैं तो आपको अदाकारी मिलती है, या आपको लोग जान रहे हैं तो लोग आपको इसलिए अदाकारी दे रहे हैं कि यार चलो 4 बंदों तक रसाई हो जाएगी। आप एक क्राफ्ट से पहचान हो जाए बिल्कुल। कि यार एज ए अदाकार वो आपको लगे कि अच्छा यार इसको अगर किसी चीज़ में ढाला जाए तो ढल जाता है। तो ये आपकी कामयाबी बन जाए, या लोग आपको ये कहने लग जाए कि सर आपने जो काम अदाकारी के तौर पे किया वो अच्छा है बजाय वीडियो के। तो मुझे अब ये पहचान, ख्वाहिश मेरी ये है कि एज ए आर्टिस्ट में पहचान हो मेरी, जिसमें जाना जाऊँ या पाकिस्तान में पहचाना जाऊँ, और लोग प्यार करते तो उस चीज़ से करें कि यार एज ए एक्टर ये अच्छा है। कंटेंट तो सर बहुत से लोग बना रहे हैं और हर बंदा ही अच्छा बना रहा है, मतलब क्या आप रिलेटेबल है जब तक आपके लिए वो कंटेंट सही है। विराट कोहली वाला जो आपका इंसिडेंट था, उसके बारे में बताया मुझे क्या? सर मैं श्रीलंका जो हमने एशिया कप कवर किया है, आई थिंक 23 में था अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं श्रीलंका जाने का मौका मिला तो हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो पहले पाकिस्तान टीम आ गई, उसमें से मेरी कुछ लोगों से जान पहचान थी, फ़खर से या अब्बा कैसन वगैरह से मैं मिला और वो चले गए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बाहर आए। अब इंडियन टीम आई, तो अब इंडियन टीम का जब वो इंडियन टीम उतर रही थी बस से, तो मैं बहुत करीब खड़ा था और रोहित के साथ मेरी एक वीडियो है। अच्छा, मैं वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा दानिश भाई कि वो मैं साथ साथ चल रहा हूँ रोहित शर्मा के, और मैं करीब खड़ा होकर तस्वीर नहीं बना रहा क्योंकि पता नहीं मैं किस जोन में हूँ कि यार ये इतने बड़े बड़े स्टार्स मेरे साथ हैं। अब विराट कोहली जब बस से उतरे हैं तो मेरे और आप भी इतना डिस्टेंस है, मेरे हाथ में फ़ोन भी एक्टिव है। अब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, उस बंदे का एक ऐसा ऑरा है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है, और इतना वो बंदा फिट है, इतना अट्रैक्टिव है, और जो उसके रन्स हैं, जो उसके अब तक की अचीवमेंट्स हैं, वो देखने के बाद आप स्टार्ट करोगे मैं गए गूज़बम्स हुए सर। वो विराट भाई यूं आए और यूं गए, और मैं सीढ़ियों पे जाते हुए देख रहा हूँ, और मुझे मुंह से अल्फाज तो नहीं निकल रहे, लेकिन रियलाइज हो रहा है कि वो मोमेंट चला गया है, अब वो नहीं हो सकता। तो वो एक मुलाकात थी, और अब चूंकि वो लंदन में शिफ्ट हो गए, तो अब मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा कभी जाके लंदन, अल्लाह करे जिंदगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच उसामा भाई, आप आए और बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ, मज़ा आया मुझे, और मेरे ख्याल से आपको इन फ्यूचर जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी भी ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज बहुत ही फनी आदमी हो। आखिरी हम पे हमारे लिए एक काम कर दें कि कोई भी आपका जो पसंदीदा कैरेक्टर हो अपना, उसको लेके आप बोल दें कि ग्रेट पाकिस्तान टाइम कास्ट को सब्सक्राइब करें, और ग्रेट पाकिस्तान टाइम पास। हाँ, और दूसरा ये कि आपका पूरा फीडबैक आप उसी कैरेक्टर में रह के दे सकते हैं। ठीक है, मैं कैमरा जानी ये हाँ, ये वाला कैमरा। Aşağıda zaten bazı शेबित है भाई जरा, द ग्रेट पाकिस्तान टाइम पास हम लोग बहुत कर रहे हैं,
लेकिन टाइम पास करना ना चाहे ये लगाना क्यों नहीं लगा यूट्यूब पर देखना चाहिए। चीना बैठा है सिस्टम बना है, लैटिन लगती हैं अब कैमरे, आसान काम नहीं ना मेरी जान, ये मुश्किल काम है। लेकिन जब तू ये देखेगा जी मजा आ जाएगा। पॉडकास्ट एक ऐसी चीज है, पार्ट का समझ बात को, ये जगह चाहिए नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज जैसे बढ़ गई ना चाहिए तो दिलेर हो जाएगा, जब दिलेर होगा तेरा चपा बढ़ जाएगा। लाजमी देखना चाहिए। लव यू हो गया, जाने से प्यार कर, ग्रेट पाकिस्तान टाइम पास, सामने से एक शबीब लव यू हो गया, बाबा जाने। उसामा भाई, वो शबीब भाई, एक सवाल ये था, एक बिलाल भाई जो बैठे हैं हमारा, वो बोल रहे हैं मेरी वाली रिप्लाई क्यों नहीं करती? शायद मुझे लगता है कि तरावी के बाद बर्तन धो रहे, इसलिए कि मसला हो जाता है ना, अब काम बहुत है ना चाहिए, 2 वक्त बर्तन, सहरी तरावी के बाद अफ्तारी, परेशान होगी थोड़ी सी, लेकिन तू परेशान हो ईद पर के 4 रात में गई। थैंक यू सो मच उसामा भाई, थैंक यू सो मच।